इसे हम लोग बोलते हैं एब नॉर्मल मोलर द्रव्यमान। देखो ये जो असामान्य मोलर द्रव्यमान है, अर्थात ये जो मोलर द्रव्यमान है वो बदल जाता है, वो संख्यात्मक गुणधर्मों के हिसाब से बदल जाता है। और संख्यात्मक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? तो संख्यात्मक गुणधर्म जो है वो विलय पर निर्भर करता है। ठीक है, अब जो संख्यात्मक गुणधर्म है या विलय है, तो विलय के जो घटक कण हैं उसमें परिवर्तन आता है। और जब विलय के घटक कण में परिवर्तन आ जाता है तो वो मोलर द्रव्यमान को चेंज कर देते हैं। तो जैसे कोई मोलर द्रव्यमान हो, जैसे हम लोग ज्ञात करते हैं सैद्धांतिक रूप से कि भाई पानी का मोलर द्रव्यमान 18 है, ठीक है ना, तो वो मोलर द्रव्यमान उसका बदल जाता है, तो वो सामान्य से असामान्य होता है। अर्थात वो जितना बताना चाहिए था उससे या तो कम बताता है या तो अधिक बताता है। अब वो कैसे हो रहा है तो देख रहे हैं हम लोग। मानो कि जब हम लोग कोई भी पानी लेते हैं, विलायक लेते हैं, उसके अंदर विलय पदार्थ को विलय करते हैं, ठीक है। अब विलय जो पदार्थ आप लोगों ने लिया है वो आयनीय स्वरूप वाला है, अर्थात ऐसे विलय पदार्थ जो पानी में मिश्र होने के बाद आयनों में रूपांतर होते हो, ठीक है। जब वो आयनीय यौगिक पानी में विलय होते हैं तब धन आयन और ऋण आयन में परिवर्तित होते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। KCl को पानी में विलय करने पर K+ और Cl- आयन उत्पन्न होते हैं। ठीक है, मानो कि अगर आप लोग ये KCl जो है वो 1 मोल लेते हो तो K+ जो है वो 1 मोल मिलेगा और Cl- जो है वो भी 1 मोल मिलेगा। तो दोनों का टोटल कितना हो गया? तो जब हम लोग 1 मोल Kc को मिश्र करते हैं तब वह K+ और Cl- के प्रत्येक के 1-1 मोल के बराबर वह 2 मोल उत्पन्न करते हैं। तो विलयन में अभिकर्ण जो है वो 2 गुना हो गए। यदि ये दोनों अणुओं के बीच में आंतर आणवीय आकर्षण बल नहीं है, यदि ऐसा माने तो उसके क्वथनांक में कितना परिवर्तन आएगा? तो अगर हम लोग 1 किलोग्राम पानी लेते हैं, 1 किलोग्राम पानी का जो क्वथनांक होगा, किलोग्राम पानी में जो क्वथनांक होगा उसमें KCl डालने के बाद उसके क्वथनांक में क्या आ जाएगी? उसमें KCl विलय करने के बाद क्वथनांक में होने वाली वृद्धि
0.52 केल्विन थी तो उसकी तुलना में वो कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है ना। तो पानी में यदि हम लोग जब KCl को मिश्र करते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि 0.52 होनी चाहिए, परंतु अगर हम लोग ऐसा माने कि K+ और Cl- के बीच में अंतराण्वीय आकर्षण बल नहीं है और दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों के 2 अलग अलग मोल हुए, इसीलिए उसे 1 मोल न मानकर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। अब अगर आप लोग क्वथनांक में होने वाली वृद्धि डेल्टा TB अगर इतना लेते हो, तो अगर हम लोग सूत्र का इस्तेमाल करें कि भाई डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू W2/M2 इंटू W1 किलोग्राम में, तो उसके मुताबिक डेल्टा TB जब 2 गुना हो जाएगा तो उसके क्वथनांक क्या हो जाएगा, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। मतलब कि उसके आणविक द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाता है। ठीक है। तो उसका जो आणविक द्रव्यमान होगा वो आणविक द्रव्यमान कैसे आएगा, मानो कि देखो अगर हम लोग आणविक द्रव्यमान को सूत्र का कर्ता बनाते हैं तो क्वथनांक में होने वाली वृद्धि कहाँ जाएगा, बट्टे में। जब क्वथनांक में होने वाली वृद्धि बट्टे में जाएगी तो क्वथनांक में होने वाली वृद्धि कितनी गुना है, 2 गुना है, तो आणवीय द्रव्यमान कितना हो जाएगा, आधा। मतलब कि आणवीय द्रव्यमान जैसा आना चाहिए था वो आणवीय द्रव्यमान सही मूल्य की तुलना में थोड़ा सा कम मिलेगा। तो प्राप्त आणवीय द्रव्यमान सत्य से कम प्राप्त होता है। सत्य बोले तो सैद्धांतिक। तो जो सैद्धांतिक आणवीय द्रव्यमान आना चाहिए उसकी तुलना में वह कम प्राप्त होता है। तो उसे हम लोग कहेंगे असामान्य की तुलना में असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है। तो ये था आप लोगों के लिए एक उदाहरण। जो अभी आणवीय द्रव्यमान जो प्राप्त हुआ है वो सत्य से कैसा है, कम है। अब हम लोग दूसरा उदाहरण लेते हैं। ठीक है। कि जब हम लोग उदाहरण लेते हैं भाई इथेनोइक एसिड के लिए, ठीक है, तो उदाहरण लें भाई इथेनोइक एसिड। ठीक है। इथेनोइक एसिड को हम लोग बेंजीन में जो है वो मिश्र कर देते हैं। इथेनोइक एसिड को बेंजीन में विलय करते हैं। तो इथेनोइक एसिड को जब बेंजीन में विलय करेंगे तो सही में ऐसा होता है कि जो ये इथेनोइक एसिड है या एसिटिक एसिड है वह प्रत्येक अणु बेंजीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने पर वह बेंजीन के साथ हाइड्रोजन बंध बनाकर द्विअणु रूप में परिवर्तित होते हैं। उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि इथेनोइक एसिड के 2 अणु मिलकर एक अणु
बनाते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ था, KCl टूटकर 2 मोल बना रहा था, ठीक है। तो इस तरह से उसका क्वथनांक में वृद्धि कितनी हो गई, 2 गुना, और आणविक द्रव्यमान में क्या आई, कमी। तो यहाँ पर क्या होगा, इथेनॉइक एसिड मिलकर 1 अणु बना देते हैं, मतलब कि 2 गुना से वो सही में कितना हो गया, आधा हो गया। जब आधा हो गया तो उसके क्वथनांक में जो है वो कमी आएगी, और क्वथनांक में कमी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। जब क्वथनांक में क्वथनांक में जो वृद्धि है वो आधी हो जाएगी, ठीक है ना। जब क्वथनांक में वृद्धि आधी हो जाएगी तो उसका मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तब मोलर द्रव्यमान सत्य से अधिक प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो जब द्विअणु हो जाते हैं या एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो इस तरह से वहाँ पर मोलर द्रव्यमान जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों मोलर द्रव्यमान बढ़ गया, क्योंकि उसके लिए जो उसका डेल्टा TB है, डेल्टा TB बोले तो क्वथनांक में वृद्धि, तो क्वथनांक वृद्धि क्या हो जाएगी, उसमें जो है वो अधिक देखने को मिलेगी, अर्थात क्वथनांक में होने वाली वृद्धि आधी हो जाती है। और जब क्वथनांक की वृद्धि आधी हो जाएगी तो हम लोगों ने अणुसूत्र लिखा था M2 बराबर Kb इंटू W2 डिवाइड बाई डेल्टा TB इंटू W1। तो जब डेल्टा TB आधा हो जाएगा तो उसका मोलर द्रव्यमान जो है वो अधिक प्राप्त होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मूल्य जो आधा हो गया था वो डिवाइड में चला गया, तो इसका मूल्य जो है वो सत्य से क्या होगा, अधिक प्राप्त होगा। तो जब आप लोग KCl को समझते हैं तो KCl में क्या होता है, 1 से 2 मिलते हैं, क्वथनांक में वृद्धि 2 गुना हो जाती है, आणविक द्रव्यमान कम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसके अणु 2 मिलने पर 1 हो जाता है, अर्थात उसके क्वथनांक आधी हो जाती है, क्वथनांक में वृद्धि आधी हो जाती है। जब क्वथनांक में वृद्धि आधी हो जाएगी तो उसके सूत्र के अनुसार मोलर का द्रव्यमान क्या होगा, अधिक प्राप्त होगा, जो सत्य से क्या है, अधिक है। मतलब कि यहाँ पर जो भी अगर हम लोग आयनीय यौगिक लेते हैं या तो ऐसा कोई विलय लेते हैं जो विलायक के साथ प्रक्रिया कर कर 2 अणु में से 1 अणु में रूपांतर हो जाता है, तब जो हम लोगों को आणविक द्रव्यमान प्राप्त होता है वो सामान्य से अलग होता है। जो सामान्य से अलग आणविक द्रव्यमान प्राप्त होता है उसे हम लोग कहते हैं असामान्य आणवीय द्रव्यमान, अर्थात असामान्य मोलर द्रव्यमान, ठीक है ना। तो इस तरह प्राप्त मोलर द्रव्यमान सामान्य से अलग असामान्य मोलर द्रव्यमान प्राप्त होता है। तो अब इसको कैसे सुधारा जाए, तो इसको सुधार किया वॉन्टहॉफ ने। वॉन्टहॉफ, ठीक है ना। जब हम लोग किसी आयनीय पदार्थ को पानी में मिश्र करते हैं तो वो वियोजन की घटना कहलाती है। और जब इथेनोइक एसिड वाला कोई विलय होता है तो उस जो 2 अणु एक दूसरे के साथ जुड़कर 1 अणु बनाते हैं तो उसे हम लोग सुयोजन कहते हैं। अब वॉन्टहॉफ ने क्या किया कि ये सुयोजन और ये जो वियोजन है उसका खुलासा कर कर उन्होंने एक सूत्र प्रस्तावित किया।
और ये सूत्र का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो सारे ही जो असामान्य मोलर द्रव्यमान हैं वो सामान्य मोलर द्रव्यमान में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब कि बाद में वो असामान्य मोलर द्रव्यमान रहते नहीं हैं। तो वॉन्टॉफ ने सुयोजन और वियोजन का अभ्यास करके खुलासा किया और एक नया अवयव व्याख्यायित किया। मतलब अपने हिंदी में क्या बोलते हैं, परिभाषित किया। और उसे कहा गया वॉन्टॉफ अवयव आई, इंग्लिश में कहते हैं वॉन्टॉफ फैक्टर, स्मॉल आई। और फिर उसका जो है वो सूत्र दिया। तो वॉन्टॉफ फैक्टर आई बराबर सामान्य मोलर द्रव्यमान बट्टे असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है, सामान्य को हम लोग क्या बोलते हैं, सैद्धांतिक। ठीक है ना, तो सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान बटे असामान्य मतलब प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान। अब आप लोग बोलोगे मैंने यहाँ पे प्रायोगिक और सैद्धांतिक क्यों लिखा। देखो सैद्धांतिक जो है वो हम लोग उसके अणुसूत्र से उसका मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, सैद्धांतिक मतलब उसके आणविक सूत्र से हम लोग उसका मोलर द्रव्यमान प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ये प्रायोगिक मैंने शब्द क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि उस पदार्थ में कोई ना कोई परिवर्तन आ जाता है। अब वो विलय में परिवर्तन कब आएगा, जब हम लोग प्रयोग करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। और जब प्रयोग करेंगे तभी पता चलेगा और तब जो मोलर द्रव्यमान आएगा, इसलिए मैंने उसे कह दिया प्रायोगिक। तो असामान्य कब प्राप्त होता है, जब KCl को पानी में मिश्र किया तब प्राप्त होता है ना। वैसे KCl का आणविक द्रव्यमान फिक्स है, KCl का इतना, Cl का इतना, ठीक है ना, पोटेशियम का उतना, क्लोरीन का इतना, तो उसका जो मोलर द्रव्यमान होगा वो सामान्य होगा। लेकिन जब उसी KCl को पानी में मिश्र किया गया तब उसके मोलर द्रव्यमान की क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। कब परिवर्तन आया, जब आप लोगों ने प्रयोग किया, जब उसको पानी में मिश्र किया। ठीक है ना, तो जो मोलर द्रव्यमान मिलता है उसको हम लोग बट्टे में लिखते हैं। ठीक है, मैं ज़रा चेक कर लूँ कोई प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, ओके। चलो अब इसमें एक और सूत्र है। तो ये दो सूत्र तो हुए, लेकिन दोनों यहाँ पे लगभग समान है, जिसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य मतलब सैद्धांतिक हो गया, असामान्य मतलब प्रायोगिक हो गया। जो प्रयोग करने के बाद में जो परिवर्तन आ गया वह। ठीक है, एक सूत्र यह है कि सुयोजन या वियोजन होने के बाद कणों के मोल की कुल संख्या। तो सुयोजन या वियोजन के बाद कणों के मोल की संख्या। ये कैसे है ये मैं बाद में चलाऊंगा, जब आप लोगों को कोई न्यूमेरिकल आएगा तब मैं उसको आप लोगों को विस्तार से समझा दूंगा। तो सुयोजन
बट्टे में आएगा सुयोजन वियोजन के पहले। ये सुयोजन वियोजन के बाद मतलब प्रयोग होने के बाद की बात है, और सुयोजन वियोजन के पहले मतलब प्रयोग होने के पहले, मतलब कि इसको जो है हम लोग किसी विलायक में विलयन करने के बाद की बात है, और ये जो है वो किसी विलायक में विलय करने से पहले की बात है। तो सुयोजन वियोजन के पहले कणों के मोल की संख्या, ठीक है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पर संख्या को हम लोग किस हिसाब से देखेंगे वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। वो संख्यात्मक गुणधर्म आएगा उसमें। तो संख्यात्मक गुणधर्म 4 हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे सारी चर्चा नहीं कर सकते। तो जब सवाल आएगा तब बता देंगे, ठीक है। चलो, अब ये जो आप लोगों ने वांट ऑफ फैक्टर आई देखा है, वो वांट ऑफ फैक्टर आई कैसे? चलो, वांट ऑफ फैक्टर आई तो हम लोग उसे सूत्र में रखेंगे, और फिर वह सूत्र में से उसका जो मोलर द्रव्यमान है वो फिर बाद में सत्य हो जाएगा। कैसे? तो फिर उसके सूत्र के अंदर हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखो भाई, ये जो वांट ऑफ फैक्टर है या ये जो असामान्य मूलर द्रव्यमान है, वो मैंने कहा था कि वो संख्यात्मक गुणधर्म पर निर्भर करता है। तो संख्यात्मक गुणधर्म मतलब संख्यात्मक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? तो वो विलय के, भाई वो माइक बंद कर दो भाई। तो संख्यात्मक जो गुणधर्म है वो विलय के मूल की संख्या पर निर्भर करते हैं, ठीक है ना। अब संख्यात्मक गुणधर्म जो है वो हमारे पास 4 हैं, ठीक है। एक तो वाष्पदाब में होने वाली कमी, नेक्स्ट क्वथनांक में वृद्धि, नेक्स्ट हिमांक में कमी, और चौथा कौन सा संख्यात्मक गुणधर्म कल हम लोगों ने जो पढ़ा, परासरण दाब। तो वो सभी के जो है वो मैं सूत्र लिख रहा हूँ। तो 4 संख्यात्मक गुणधर्म के सूत्र में लिख रहा हूँ। पहला है वाष्प दाब में कमी वाला सूत्र, ठीक है, ये था वाष्प दाब वाला कमी। फिर क्वथनांक में वृद्धि या क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। क्वथनांक में उन्नयन क्या था कि भाई डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू एम, तो इक्वल्स टू हो जाएगा के बी। फिर हम लोगों ने क्या देखा था भाई, हिमांक में अवनमन अर्थात कमी। तो क्वथनांक में वृद्धि उन्नयन और हिमांक में अवनमन कमी, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। और कल आया था परासरण दाब। परासरण दाब किसे कहा था? पाई था ना, उसको हम लोगों ने आदर्श गैस से इक्वल किया था ना, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है ना। पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, तो वी तो बट्टे में चला गया था, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने लिखा था पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, उसमें एन किसका है? मोल, विलय का था ना मोल। अब ये सभी संख्यात्मक गुणधर्म के जो सूत्र हैं उनके अंदर वांट ऑफ ने जो है वो परिवर्तन किया, और ये जो वांट ऑफ फैक्टर है उसने वहां पर उसका इस्तेमाल किया, ठीक है। तो उसने क्या किया, तो उन्होंने ये जो परासरण दाब है, मतलब कि ये वांट ऑफ फैक्टर आई है, उन सभी को उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो सभी में वांट ऑफ फैक्टर आई जो है वो उसने मल्टीप्लाई कर दिया, और इस तरह से क्या होगा कि अब जो भी मोलर द्रव्यमान होगा वो फाइनल मोलर द्रव्यमान में परिवर्तित हो जाता है। ये जो आई होता है ना, वांट ऑफ फैक्टर आई, वो हम लोग अलग अलग तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आणवीय सूत्र दिया होगा तो आणवीय द्रव्यमान भी होगा, तो फिर आप लोग आणवीय सूत्र से उसका वांट ऑफ फैक्टर आई जो है वो आप लोग सीधा सीधा प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पे सवाल जो है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो वांट ऑफ फैक्टर आप लोगों को आई जो है वो सीधा सीधा प्राप्त हो सकता है, उसका मूल्य हम लोग सीधा सीधा प्राप्त कर सकते हैं।
और दूसरा जो है वो हम लोग वॉन ऑफ ने जो सूत्र दिया है आई का, वो अलग 3 सूत्र में से कोई भी एक सूत्र का इस्तेमाल करके हम लोग लगा सकते हैं। जैसे सैद्धांतिक बट्टे प्रायोगिक, सामान्य बट्टे असामान्य, या तो वियोजन संयोजन का जो भी है उसके पहले और बाद, मतलब कि बाद में और पहले मोल की संख्या कितनी थी वैसे। तो वो सूत्र तो हम लोग पढ़ चुके, लेकिन सीधा कैसे आएगा वॉन्ट ऑफ फैक्टर, किसी अणु सूत्र के ऊपर से वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई सीधा कैसे मिल सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग वियोजन के लिए बात करें तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई जो है वो हम लोगों को अणु सूत्र से भी प्राप्त हो सकता है। तो अगर जब कोई भी विलय संपूर्ण वियोजित हो जाता है, बराबर सुनना कि यदि कोई विलय पदार्थ, तो विलय जो है वह, यदि कोई विलय पदार्थ संपूर्ण विलय या संपूर्ण वियोजित हो जाए, यदि कोई विलय पदार्थ संपूर्ण वियोजित हो जाए तो होने पर आई कैसे मिलेगा। तो NaCl तो हम लोगों को पता है Na प्लस Cl माइनस, तो टोटल कितना हुआ 2। KCl तो K प्लस Cl माइनस कितना हुआ 2। MgSO4 तो Mg2 प्लस SO4 2 माइनस, तो टोटल कितना हुआ 2। ठीक है, अब आया K2SO4 तो K प्लस 1 SO4 माइनस 2, परंतु पोटेशियम कितनी बार है 2 बार, तो 2 प्लस 1 तो हो गया 3। तो इस तरह से हम लोग जो है वो संपूर्ण वियोजन हो जाएगा। तो संपूर्ण वियोजित होने वाले पदार्थों के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं तो फिर हम लोग वो आई वाला जो है वो सूत्र इस्तेमाल करेंगे। चलो अब हम लोग जो है वो सवाल हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को सबको समझ में आया भाई? ठीक है, ओके, चलो।